हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन। फिजिक्स की अपनी पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने कहाँ तक टॉपिक कवर अप कर लिया बेटा? 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया, 2 लेक्चर इसके हो गए। अभी बिल्कुल बेसिक बातें चल रही हैं। अभी हम चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अभी चीज़ों को डेवलप कर ले बेटा। अभी हमने मेन जो बात की जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं, हमने वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कवर अप किया है। अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ साथ फिर हमने एक इंपॉर्टेंट वाली बात, इंपल्स भी जोड़ दिया बीच में। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ये भी बात आ गई। अब बेटा मोमेंटम को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है हमने। ये तीनों बातें जुड़ जाएंगी ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स का कंसेप्ट आता है, F इक्वल टू dp बाई dt। मोमेंटम इन्वॉल्व हो ही रहा है उसमें, बीच में इंपल्स आ गया। अब एक लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है ना, उसको पूरे को कवर अप कर दें, उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें जब मिल जाएंगी, तीनों जब मिल जाएंगे ना, फोर्स मोमेंटम इंपल्स, फिर इनके न्यूमेरिकल अच्छे से कंबाइंडली अपने कवर अप हो जाएंगे। नहीं तो वो एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं। फोर्स वाले में मोमेंटम की जरूरत पड़ती है, मोमेंटम के लिए इंपल्स की। तो एक बार लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट भी फुल डिटेल में हम कवर अप कर लें, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स धड़ल्ले से टेकअप करेंगे। वैसे हमने बेटा अभी तक एक F इक्वल टू dp बाई dt, ये मेन चीज देखी है। यूज अभी इसका खैर कम हुआ है, लेकिन मैं पहले 3 लेक्चर लगाकर जिसमें सारी चीजें एक बार जोड़ देता हूं। एक एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो चलो बीच में हम कर देते होते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे न्यूमेरिकल्स लगातार टेकअप करेंगे। एक बार मोमेंटम वाला कंसेप्ट भी मैं निपटा दूं यार, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन सब लगा दे जरा। तो एक F इक्वल टू dp बाई dt कवर अप किया यार आपने। एक बीच में इंपल्स आ गया अपने पास, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या इंपल्स इक्वल टू F इंटू dt, या इंपल्स इज इक्वल टू, हमने बताया था, एरिया अंडर FT ग्राफ। तो ये चीजें ठीक है, हमने की। अब वापस किस पे आते हैं? कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अभी तक में फर्स्ट लॉ मोशन बेटा, उसमें कोई मैथमेटिकल ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट लॉ मोशन में मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन आएगी। हाँ, सेकंड लॉ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैथमेटिकली अपने पास F इज इक्वल टू dp बाई dt बना हुआ है। ओके, इंपल्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक फिर जो हमने थर्ड लॉ किया ना, उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। थर्ड लॉ मोशन, उसमें भी एक मैथमेटिकल चलो एक्सप्रेशन हम लेकर चलते होते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। कई बार इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं, जरूरत पड़ जाती है। तो मैथमेटिकल अपने पास एक्सप्रेशन लगभग अभी तक यही है। अभी तो चीजें बन रही हैं, बातचीत ज्यादा हो रही है और कंसेप्ट कम है, लेकिन एक बार जुड़ जाएं यार, फिर उसके बाद देखो कैसे क्वेश्चंस वगैरह इसके चला करेंगे या चलते होते हैं। तो अब बात चल रही है लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम को यार किससे डिनोट कर रखा है हमने? स्मॉल p से। वेक्टर क्वांटिटी है, kg मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। लीनियर मोमेंटम बेसिकली है क्या? द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इट इज बेसिकली द मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट हम किससे करते हैं? स्मॉल p से। फॉर्मूला क्या होता है इसका? m इंटू v। वैसे हमें पता लग चुका है चेंज इन मोमेंटम अब इंपल्स के इक्वल भी होता है। ओके, सब सही है, वेक्टर है, ये है, वो है। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको भी निपटा के ना इसका काम खत्म करो, ताकि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए कि यार अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। इकट्ठे चलेंगे फिर सारे, एक दूसरे में मिक्स होते हैं सारे न्यूमेरिकल्स। तो अगली बात आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है भाई, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है। अब लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ के बारे में एक बात मैं बोलूं कि यार ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कभी फेल नहीं होता, कभी नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो हर स्थिति में, बस ये मान के चलो, लगाना ही लगाना है, लगेगा ही लगेगा। तो अगली बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो, मैं शायद पूरी ना ही लिखूं, शॉर्ट में लिख दूंगा। स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन states that, law of conservation of momentum states that in an isolated system, सबसे पहला शब्द यहां पर क्या आएगा, in an isolated system। बेटा आइसोलेटेड का मतलब दो वर्ड है, एक वर्ड आ रहा है सिस्टम और एक वर्ड क्या आ गया, आइसोलेटेड। बेटा सिस्टम का मतलब, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देना, सिस्टम मतलब द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब दो बॉल्स आ रही हैं, वो एक दूसरे पे टकरा रही हैं, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, ये इन दोनों का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बॉल ए है बॉल बी है, इसकी वेलोसिटी इतनी थी इसकी वेलोसिटी इतनी थी, तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, सिस्टम। ओके, बॉल के साथ एक बैट भी हो गया, दो बॉल के साथ एक बैट, ये थ्री पार्टिकल्स का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब इसको हमने इन बॉल्स को इस वी शेप में का कोई ऐसी चीज है उसमें डालना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोर्थ पार्टिकल हो गया, सब मिलकर क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो बेटा व्हाट इज सिस्टम, इट इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी। ओके, बाकी सिस्टम को बाद में डिटेल में और देखेंगे। अब यहां पे वर्ड आ गया आइसोलेटेड। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम वो फिजिक्स की हिसाब से डेफिनेशन देता हूं, वैसे तो आइसोलेटेड का मतलब कि जहां जिसको हमने अलग थलग कर दिया, ना वहां से कोई चीज बाहर आ रही है ना हम वहां तक जा रहे हैं, आइसोलेटेड। अब आजकल कोरोना के चक्कर में बहुत सुन लिया होगा आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड मतलब एक ऐसी वार्ड जहां पर ना कोई जा सकता है ना वहां से कोई अंदर आ सकता है, जो एक दो पर्सन्स डॉक्टर वगैरह अलाउड हैं वही जाते होंगे। तो आइसोलेशन में मतलब बिल्कुल अलग थलग। आइसोलेशन का वैसे रियल लाइफ में मतलब समझे तो उसका मतलब तो होता है अलग थलग। यहां पर फिजिक्स में सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर स्टडी, और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो अलग है बिल्कुल, मतलब जिसपे ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है ना फिर वो किसी बाहर वाली चीज के साथ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे वो दूसरी बात है। तो आई सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, आइसोलेटेड सिस्टम मींस दैट सिस्टम हुज पार्टिकल्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर ओनली बट नॉट विद आउटसाइड द सिस्टम। ना उस पे बाहर से कोई फोर्स लगता है ना ही वो अंदर से बाहर वाली किसी चीज पे फोर्स लगा सकता है। इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत जरूरी है वर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा वापिस आ जाओ किस पे, डेफिनेशन पे। बहुत जरूरी बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन आगे एक और बात बोलनी है कि हाउ एवर द मोमेंटम कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम।
मतलब आपस में वो मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी पार्टिकल के साथ नहीं। तो लिख देते हैं, चलो, इन एन इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, the net momentum of the system remains conserved. However, momentum can be exchanged between the particles within the system. However, momentum can be exchanged between the particles within the system. सिस्टम के अंदर ही अंदर ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं एक्सचेंज कर सकते। तो ये कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक पार्टिकल है m1, ये एक पार्टिकल है m2, पहले पार्टिकल का मास m1, दूसरे पार्टिकल का मास m2। ओके, 3 पार्टिकल हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ एक 2 पार्टिकल सिस्टम ही कंसिडर किया है। तो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, इसके पास 2 पार्टिकल है, एक m1 और एक m2। मान लेते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम p1 है, इसका p2 है। एक का मोमेंटम p1, एक का मोमेंटम p2। तो हम कह रहे हैं कि जो नेट मोमेंटम है ना, नेट मोमेंटम यानी कि जो टोटल मोमेंटम है, जो कि p1 प्लस p2 है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी p1 चेंज होके p1 डैश हो सकता है, p2 चेंज होके p2 डैश हो सकता है। इन दोनों का सम इनिशियल मोमेंटम था, इन दोनों का सम फाइनल मोमेंटम आएगा। ये कांस्टेंट है, मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा। यानी ये कह रहा है इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यानी ये कह रहा है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको मैं उधर ले गया, इधर 0 बच गया। यानी ये क्या कह रहा है? चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो अगर सिस्टम भैया आइसोलेटेड है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। अंदर ही अंदर इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल नेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इस सिचुएशन को लिखने के कई तरीके हैं बेटा। अगर मैं दूसरे तरीके से लिख दूं कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, टक्कर वक्कर लगी, जो मर्जी हुआ आपस में, कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी u1 से चेंज होकर v1 हो गई, इसकी u2 से चेंज होकर v2 हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? p1 प्लस p2। ओके, इनिशियली इसके पास कितनी वेलोसिटी थी? u1। मास कितना था? m1। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था पहले वाले का? m1 u1। ओके, तो यहां पे ये भी लिखा जा सकता है कि इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा? फाइनल मोमेंटम के। यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m1 u1 प्लस m2 u2। बेटा इनिशियली वेलोसिटी u1 थी पहले वाले की, तो उसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के हिसाब से m1 u1 आ गया, उसका m2 u2 आ गया, इक्वल टू इसकी जगह क्या आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब इसी चीज को 2 पार्टिकल वाले सिस्टम को लिखने का एक ये भी तरीका है। m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जनरल मेथड ये भी है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसे भी लिख सकते हो कि नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0। नेट चेंज इन मोमेंटम
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0, नेट चेंज 0 आएगा। तो ये हो जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स बहुत हैं, प्रूफ करवाता हूं, पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं, 2-4 एग्जांपल्स कर लेते हैं। समझ लो यार, जितने भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाले एग्जांपल्स है ना, वो सारे के सारे एग्जांपल्स किस पे फिट होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम पे फिट होते हैं। या कह लो जितने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम वाले एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे भी फिट बकायदा होते हैं। तो अगर मैं इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के कुछ बेसिक एग्जांपल्स की बात करूं तो पहला एग्जांपल वो बुलेट एंड गन वाले देते हैं हम लोग। फिर वही बात, ये हो गई जी अपनी गन। ओके जी, ये हो गई अपनी गन हो गई, ठीक है। अब बुलेट इसके अंदर है। अब बुलेट इसके पहले यहां पे मैगजीन जो भी इसके अंदर डलती है यार, यहां अटकी पड़ी है, मान लो पहले बुलेट यहां पर कहीं पर है, तो बुलेट इसके अंदर है, ठीक है। अब बुलेट इसके अंदर है। बुलेट और गन बेटा 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। बुलेट एंड गन इज ए 2 पार्टिकल सिस्टम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाना, अंदर ही अंदर लगना जो भी लगना है। बाहर से तो ट्रिगर दबना है, वो अंदर ही अंदर रिएक्शन होनी है, जो भी होना है, पूरा सिस्टम है इसका। तो बेटा एक बुलेट है, बुलेट का मास m मान लिया मैंने, और गन है जो ओवरऑल गन है उसका मास क्या मान लिया मैंने, कैपिटल M मान लिया। 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। इनिशियली बुलेट भी रेस्ट पे, गन भी रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे, दोनों ही रेस्ट पे, तो दोनों की स्पीड 0, दोनों की स्पीड 0 मतलब मोमेंटम कितना 0 सिस्टम का। अब जैसे ट्रिगर दबेगा यार, बुलेट विल गेन वेलोसिटी, बुलेट ने वेलोसिटी गेन की मतलब बुलेट ने मोमेंटम गेन किया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से अगर बुलेट ने मोमेंटम गेन किया बेटा, तो गन को भी उतना ही मोमेंटम गेन करना पड़ेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि दोनों का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जैसे ट्रिगर दबेगा गोली आगे चलेगी, यानी उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया, तो मोमेंटम को 0 रखने के लिए गन को पिछली डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करना पड़ता है। इसीलिए गन को पीछे की ओर क्या लगता है, जर्क लगता है। अब यही बात न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से भी समझाएगी, ठीक है, वो उसके हिसाब से समझाएगी, लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या लगाना है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है जी। ओके, तो एक बात तो ये, इसको मैं डिटेल में इसका फार्मूला बनाना है वो भी बनाता हूं। तो गन और बुलेट में क्या लगता है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। ऐसी रॉकेट प्रोपल्जन, प्रोपल्जन मतलब रॉकेट को ऊपर की ओर प्रोपेल करना, तो ऐसे एक पॉइंट आता है आपका रॉकेट प्रोपल्जन। इसको मैं कंप्लीट करता हूं, पहले 1-2 एग्जांपल दे दें यार। रॉकेट, ये भी हमने डिटेल में मैथमेटिकली करना है, पहले 2-4 वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक हो गया बेटा गन वाला एग्जांपल, एक रॉकेट वाला हो गया यार। रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट, उसकी फिर से वही बात, बॉडी में फ्यूल होता है, जैसे फ्यूल बर्न होता है एकदम नीचे की ओर गैसेस निकलती हैं, यानी कि इनिशियली फ्यूल जो है वो रेस्ट पे था। ये रॉकेट है, रॉकेट, ओके। इनिशियली इसके बीच में खूब सारा फ्यूल है, गैसेस हैं, ठीक है, फ्यूल के फॉर्म में, और इसकी बॉडी है। गैसेस जो है उसको 1 पार्टिकल मान लो, बॉडी को दूसरे पार्टिकल मान लो। बेटा गैसेस भी रेस्ट पे, बॉडी भी रेस्ट पे, दोनों की स्पीड 0, नेट मोमेंटम 0। जैसे ही फ्यूल बर्न होगा, इग्निशन हुई, जो भी हुआ, सिग्नल मिला, फ्यूल बर्न होगा। जब फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या गेन करेंगी, वेलोसिटी गेन करेंगी। कौन, गैसेस।
अब बेटा गैसेस ने नीचे की ओर वेलोसिटी गेन की, मतलब गैसेस ने मोमेंटम गेन किया। इफ गैसेस हैज गेन्ड सम मोमेंटम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स the body has to gain momentum in upward direction so that net momentum remains zero, because initially net momentum was zero. इन्होंने नीचे की ओर मोमेंटम गेन किया, नीचे वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो बॉडी को ऊपर वाली डायरेक्शन यानी नेगेटिव मोमेंटम गेन करना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम अभी भी क्या आए, जीरो आए। बहुत एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। आप इमेजिन करो कि एक कोई बम है जी, बम, ओके, जो मर्जी लगा लो, आलू बम लगा लो, लक्ष्मी बम लगा लो, या असली वाला बम लगा लो। तो एक कोई बम है, ये भी रेस्ट पे पड़ा है, अभी रेस्ट पे है। यार अगर एकदम ब्लास्ट करेगा ना, एकदम अगर ये ब्लास्ट कर जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इसकी सारी की सारी फ्रेगमेंट आगे ही जाएं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी सारी फ्रेगमेंट आगे ही जाएं। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि सारी फ्रेगमेंट आगे ही जाएं तो बंदा बम पे आग लगाते वक्त डरता नहीं। वो जो बड़े वाले बम होते हैं दिवाली पे, जो थोड़ा ज्यादा जोर से बजते हैं, नुकसान भी हो सकता है जिससे, उसको आप कैसे आग लगाते हो? वो अगरबत्ती लेके उसको आगे से जलाकर यहाँ बम रख के, फिर कई बार तो वो क्या होता है, आलू बम होता है, उसको आगे जो होती है ना सुतली उसकी जो होती है उसको थोड़ा छील के रखते हैं ताकि एकदम आग ना पकड़ जाए, और सब कुछ पूरी सेफ्टी करने के बाद भी ऐसे आग लगाते हैं और एकदम भागते हैं, क्योंकि पता है जब वो फटेगा भाई तो उसकी फ्रेगमेंट्स जो है चारों तरफ फैलनी है। भैया यहाँ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, आगे की ओर नहीं जा सकती सारी की सारी, पहले है रेस्ट पर। अगर इसके कुछ पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करने के लिए कुछ फ्रेगमेंट्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी गेन करनी पड़ेगी, यानी मोमेंटम गेन करना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहे। इनिशियली रेस्ट पे था सारा सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली जीरो रखने के लिए अगर कुछ फ्रेगमेंट आगे जाती हैं तो भाई कुछ फ्रेगमेंट को पीछे भी आना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है। ये जो एग्जाम्पल दिए, खैर मैंने ये आपके डे टू डे लाइफ वाले एग्जाम्पल दे दिए, तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो लगेगा, हर जगह लगेगा भैया। यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा लॉ है कभी फेल नहीं होता, इसको लगना ही लगना होता। ओके, और आते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, हमने प्रूफ करना है अभी बेसिकली। पहले इसको देख लें, इसमें न्यूमेरिकल आता होता है यार, बना ही देते हैं। मान लो गन है, गन का मास m है, बुलेट का मास छोटा m है। जैसी ट्रिगर दगा, बुलेट ने वेलोसिटी गेन कर ली कितनी, vb, और गन ने वेलोसिटी गेन कर ली v, इसको vb की जगह छोटा v। ओके, बुलेट की वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल v से डिनोट करेंगे, गन की वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गन की वेलोसिटी निकालो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये गन है भैया, इनिशियली इनका मोमेंटम क्या है, जीरो है, बिकॉज गन भी रेस्ट पे, बुलेट भी रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया जीरो। अब फाइनली फायर होने के बाद बुलेट ने वेलोसिटी गेन कर ली v, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी। तो गन को गेन करनी पड़ेगी कुछ वेलोसिटी, तो उसको भी मोमेंटम गेन करना पड़ गया। तो इसका मास m था, इसका मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल हो गया ये। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल। अब इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल, मतलब फाइनल कितना है, mv प्लस mv, इनिशियल कितना था, जीरो। यहां से बेटा जी mv इक्वल टू माइनस mv, और यहां से कैपिटल M इक्वल टू
माइनस एम बाय कैपिटल वी इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाय एम इंटू वी। अब बेटा कई बार ना, कुछ नहीं है, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये नहीं बहुत बड़ी बात कर ली तुम लोगों ने, लेकिन अब जोड़नी तो है ना, छोड़ देंगे, छोड़नी है, जोड़नी है, सारी बातें छोड़ देंगे तो तुम्हें लगेगा कि ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए सारी बातें करनी पड़ेंगी। 9th वाली चीजें करोगे तभी धीरे 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 11th 12th के कंसेप्ट तक पहुंचोगे। तो एक ये बहुत यूज होगा यार, और भी बहुत सी चीजें यूज होंगी। मैं पहले थ्योरी वाला काम करवा के प्रूफ करवा दूं, उसके बाद फिर इकट्ठे ही न्यूमेरिकल्स मैंने बोला वो आपको टेकअप करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट हो गई भाई। क्या स्टेटमेंट थी इसकी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, हाउएवर मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विद इन द सिस्टम। ओके जी बेटा, अब अगली बात क्या कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो अगली बात आ गई, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हेडिंग बेटा डली हुई है अब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब वो तो हेडिंग डली हुई है बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ओवरऑल फोर्स वाले चैप्टर के अंडर ही है सारा का सारा मामला। तो बेटा इसके प्रूफ में अब कई बार आपके स्कूल वूल वाले एग्जाम में इसका प्रूफ आएगा। अब प्रूफ भी करो, करना चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिकल से काम थोड़ी चलेगा। प्रूफ में लिख लो कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, पहला, दूसरा, इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। तो कंसिडरिंग आइसोलेटेड सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स m1 एंड m2। फिर वही बात, मान लो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, इनिशियली इनके पास वेलोसिटीज क्या थी यार, u1 एंड u2, अंडरस्टूड है, पूरा लिख रहे हैं, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है। मान लो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं, वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं, तो फाइनली इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, v1 एंड v2। तो इनिशियली वेलोसिटी u1 एंड u2 थी, फाइनली इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, मान लो v1 एंड v2 हो जाती। ओके, अब हमने प्रूव करना है इनका नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है। बेटा जब ये इंटरेक्ट कर रहे थे, दोनों आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे थे, इंटरेक्ट, तो एक ने दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया होगा, दूसरे ने पहले पे कुछ फोर्स लगाया होगा। मान लो पहले वाले ने, ये फर्स्ट पार्टिकल है m1, ये दूसरा है, तो ये जो फोर्स है दिस इज एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है ये है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसने इस पे लगा दिया। ये जो फोर्स है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। अब वो अंडरस्टूड है, पता है आपको F12 क्या होता है और F21 क्या होता है, लिख लेना। F12 इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, और ये किस पे है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, वो तुमने लिख लेना। F12 F21 क्या है वो लिख लो साथ के साथ। F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड एंड F21 इज फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। अब बेटा जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के कारण मोमेंटम में चेंज आया होगा। अब फोर्स और मोमेंटम के बीच में एक ही रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाली। तो हमने बोला ये बात आपने लिख लिया, क्या चीज है कि नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉम, अब लॉम का मतलब तुम्हें पता है, लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपका F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt होता है। तो बेटा अगर मैं बात कर रहा हूं
फर्स्ट पार्टिकल की। तो फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा था, F12, और फर्स्ट पार्टिकल में जो मोमेंटम में चेंज आया, मान लो वो कितना आ गया, dp1 आ गया। सोचो F इक्वल टू dp बाई dt, अगर पहले के लिए लगा रहे हो तो फोर्स पहले पे लगने वाला और मोमेंटम वाला चेंज भी पहले वाला, तो इक्वेशन बन गई हमारी ये, ओके। एंड सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू, फिर वही बात, dp बाई dt। अब ये सेकंड पे लगने वाला फोर्स है, तो करस्पॉन्डिंगली मोमेंटम भी क्या आएगा, dp2 आ जाएगा। तो F12 इक्वल टू dp1 बाई dt, F21 इक्वल टू dp2 बाई dt। सिंपल है, कोई बड़ी बात यहां पर हमने ऐसी नहीं कर दी है। अब बेटा इसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा तो आई विल राइट dp1 इज इक्वल टू F12 dt, एंड दूसरी वाली बन जाएगी dp2 इज इक्वल टू F21 इंटू dt। ओके, dp1 इक्वल टू F12 dt, dp2 इक्वल टू F21 dt। यहीं से देखो बनाकर इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1, इसको हमने लिख लिया इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक तरफ बन जाएगा, क्या मिला हमें, dp1 प्लस dp2। ओके, dp1 प्लस dp2 इक्वल टू F12 प्लस F21। dp1 प्लस dp2 इक्वल टू F12 प्लस F21 आ गया। अब ध्यान देना भाई, ये पहला पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, ये था फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। और न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए, F12 शुड बी इक्वल टू माइनस F21, या F21 इक्वल टू माइनस F12। तो बेटा ये कहां से आई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ओके, इसको इधर ले आऊंगा तो F21 प्लस F12 या F12 प्लस F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भैया अगर ये 0 हो जाएगा F12 प्लस F21, तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा dp1 प्लस dp2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ओके जी, चेक कर लो, dp1 प्लस dp2 0 आ गया। अब dp1 क्या है भाई, इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, और dp2 क्या है, इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2। और इन दोनों का बेटा सम क्या है, नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हुआ कि नहीं, क्योंकि सिस्टम में दो तो पार्टिकल हैं। पहले में कितना चेंज आया dp1, दूसरे में कितना चेंज आया dp2, तो दोनों का सम कर दूंगा तो वो क्या आएगा, नेट चेंज ऑफ द सिस्टम आ गया। यानी बेटा ये चीज है, ये दोनों का सम जो है, इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा p। ओके, क्योंकि थोड़ा चेंज इसमें, थोड़ा चेंज इसमें, उसमें डेल्टा लगा दिया मैंने, डेल्टा p। ये नेट चेंज है, ये क्या है, नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, ये आ गया नेट चेंज इन मोमेंटम, किसके इक्वल था, 0 था। प्रूव कर दिया यार हमने, न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि भाई अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
नेट चेंज जीरो हो गया, तो इसका मतलब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो आ गया। यहां से क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, जैसे मर्जी लिखते जाओ, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। प्रूफ तुम्हारा यार यहीं आ चुका है। अब चाहे इसको लिख लो नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो है, चाहे इसको कन्वर्ट करके लिख दो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, आपका लॉ क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, चाहे आप इसको फाइनल को अब m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि फाइनल वेलोसिटीज के हिसाब से मोमेंटम ये आ गया, और इसको m1 u1 प्लस m2 u2 लिख लो। भाई कैसे कैसे रिजल्ट प्रूफ होते हैं वो भी बहुत बहुत जरूरी है। अब IIT JEE की प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेस पे नहीं जाओगे। अगर मेरे जितने भी बच्चे जो क्लियर करते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो बेस उन्होंने पूरा बना रखा होता है, न्यूमेरिकल तो करते करते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। प्रॉपर बेस बनाकर चलोगे तो आपको कभी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हम थोड़ा बेस पर हैं, थोड़ा प्रूफ्स पर हैं, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद चलेंगे हम न्यूमेरिकल वगैरह पर। तो ये था बेटा तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। हाँ जी बेटा जी, तो यार धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है अपनी। एक बात रह गई अब इसमें, वो भी करो, निपटाओ काम, कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। कई बार ना यार क्वेश्चन आ जाता है कि विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। अब रियल लॉ ऑफ मोशन तो भाई सारे ही हैं, लेकिन फिर भी आता है कि इनमें से असली वाला कौन सा है, बढ़िया वाला कौन सा है। तो उसके लिए कहते हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। किताबों में बकायदा हेडिंग डाल के दिया होता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आपने भी क्या याद रख लेना है, कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ में रियल लॉ, सेकेंड लॉ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, उसका रीजन है, वो रीजन पूछ लेता है व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। अब उसका रीजन आपने देना है कि बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो खुद वो है ही है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो वो खुद ही है। पहला कह रहा है उसी में से निकल जाएगा, तीसरा कह रहा है उसी में से निकल जाएगा, इसलिए हम क्या कह देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्या बोला कि व्हाई इट इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, व्हाई, तो इसका आंसर क्या दे देना हमने, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन as well as third law of motion, third law of motion can be obtained from second law of motion। यहां पे ऐसे लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज थर्ड लॉ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेकंड। यार पहला भी निकलेगा तीसरा भी निकलेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल सी बात है। जल्दी से इसका क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। आपके स्कूल वाले एग्जाम में मांगेगा, पक्का क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, क्यों, एंड प्रूव इट। वो बोलेगा क्यों है ये भी बताओ, वो प्रूव करने के लिए भी बोलेगा। तो चलो प्रूफ कर देते हैं इसका प्रूफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की यूज होगी। मान लो यार हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अपने पास होता क्या है, F इज इक्वल टू dp बाई dt है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अब स्टेटमेंट तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब बोलो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dt। ओके, अब यहां से क्या कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि जो F है इट इज इक्वल टू ddt ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, पता ही है। यहां से बेटा जी F इज इक्वल टू मास की डिफरेंशिएशन होनी नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, ये बन गया dv बाय dt। एंड फ्रॉम हेयर F इज इक्वल टू, फिर वही बात, F इक्वल टू मा m इंटू a आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू m इंटू a आ गया। a एक्सेलरेशन है, F फोर्स है। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं बोलूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, ये एक्सटर्नल ही है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp बाई dt इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही है, वहां मैंने एक्सटर्नल लिख दिया, अब यहां नहीं लिखा। अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां से ma क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगी जीरो। अब बेटा ऑब्जेक्ट का मास थोड़ी जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब जीरो किसको होना पड़ा, एक्सेलरेशन को होना पड़ा। अब बेटा एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही पड़ा हुआ है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए जा रहा है। सो क्या बोला मैंने, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगी, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एट, लिखो, विल रिमेन एट रेस्ट and an object in motion will remain in motion। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, विच इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये बेसिकली ये वाली बात कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन में रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कहां से शुरू किया, ये जो रिजल्ट आया था ना, ये वाला, ये तो सेकेंड से आया ना। अब सेकेंड में क्या बोला, अगर a जीरो हो जाएगी तो भैया f जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर f जीरो हो जाएगा तो a भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी जो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में मोशन में रहेगा, यानी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो निकाल दिया। तो इसके नीचे लिख सकते हो विच इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब इसी से थर्ड प्रूव कर देते हैं। ये क्या निकाला हमने, यहां पर फर्स्ट लॉ निकाल दिया। अब बेटा सेकंड से थर्ड निकालने के लिए हमने बोला, लिख लो, हेडिंग सी डाल लो, फर्स्ट तो निकल गया ना, थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। इसमें ध्यान देना, जब हम थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे होंगे तो हमने बोला लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मान लो दो पार्टिकल है जिनका मास है m1 और m2, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर वही बात, ये m1 m2 है तो पहले ने दूसरे पर कितना फोर्स लगाया, F12 नहीं, ये पहले पर लगा दूसरे के कारण, और F21 क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब ये मैंने कई बार बता दिया, आपको पता लग गया होगा। F12 का मतलब
फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, और F21 क्या हो गया बच्चे, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ओके, अब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब फिर वही बात, सेकंड लॉ लगाना है ना, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F12 इज इक्वल टू dp बाय dt। 12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड है, तो 1 पे है ना, तो dp1 लगेगा बच्चे। यहां पर F21 इक्वल टू dp2 बाय dt, तो F12 इक्वल टू dp1 बाय dt, F21 इक्वल टू dp2 बाय dt हो गया। यहां से घुमाया तो ये बन गया dp1 इक्वल टू F12 dt, यहां से घुमाया तो ये बन गया dp2 इक्वल टू F21 dt। ओके, सब वेक्टर फॉर्म वाले हैं। यहां से इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये बन गया dp1 प्लस dp2। क्या बना जी, dp1 प्लस dp2 इक्वल टू dp1 प्लस dp2, उधर बन गया F12 प्लस F21 इंटू dt। ओके, dp1 प्लस dp2 इक्वल टू F12 प्लस F21 इंटू dt आ गया। अब यहां से चेक करो, ये क्या हो गया, नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहां क्या आ गया, F12 प्लस F21 इंटू क्या लगेगा, dt तो लगेगा। अब बेटा याद करो, पिछली बार जब हम प्रूव करा रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसमें हमारा टारगेट था ये जीरो प्रूव करने का। यूज क्या किया था वहां पे, न्यूटन थर्ड लॉ किया था। अब थर्ड लॉ प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करना पड़ेगा। अब मैं मान के चल रहा हूं मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पता है, तो मैं बोलूंगा कि नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। अब बेटा क्योंकि नेट चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, तो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गया तो आप क्या लिख दोगे, अगले स्टेप में आप लिख दोगे F12 प्लस F21 इक्वल टू जीरो लिख दोगे, मतलब F12 इक्वल टू माइनस F21 लिख दोगे, यानी प्रूव हो गया कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट प्रूव है, यानी प्रूव हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स आपने सेकेंड लॉ से पहले फर्स्ट भी निकाल दिया, सेकेंड लॉ से थर्ड भी निकल जाता है। जैसे मैंने लिखवा दिया वैसे नोट कर लो, एग्जाम में अगर आ जाए प्रूव दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें क्या प्रूव कर देना भाई, जितना बोल दिया उतना प्रूव कर देना, आपका काम चल जाएगा।